ओके जी, डिप्लॉइंग एंड मेंटेनिंग सर्वर इमेजेस। इसमें हमारे पास हमारे पास चैप्टर्स हैं। ओवरव्यू लेते हैं डिप्लॉयमेंट सर्विसेज का, उसके बाद इंप्लीमेंटिंग डिप्लॉयमेंट विद विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, ठीक है, WDS, और देन एडमिनिस्ट्रिंग विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। सबसे पहले देख लें व्हाट इज विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, ठीक है, इसका हम ओवरव्यू लेते हैं कि ये आपको क्या बेनिफिट देती है। देन विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके, व्हाई यूज विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, इसका बेनिफिट क्या है, एंड देन डिस्कशन है हाउ टू यूज विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। सबसे पहले देख लें व्हाट इज विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। क्या कहता है विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज? अ सर्वर रोल दैट इज प्रोवाइडेड विद विंडोज सर्वर 2012। विंडोज सर्वर 2012 में एक रोल है जिसका नाम है WDS, और दिस इज नॉट न्यू टू विंडोज सर्वर 2012, ये बड़ी पुरानी चीज है, बल्कि विंडोज 2003 तक इसका नाम रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज था, लेकिन बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नाम चेंज कर दिया। अब इसे हम WDS के नाम से जानते हैं, और ये 2008 में WDS से कर दिया गया था, उससे ऑनवर्ड्स इसका नाम WDS ही है। विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज एनेबल्स यू टू परफॉर्म नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन। नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन की आपको एबिलिटी देता है, लाइक यानी आप अपने सर्वर को प्रॉपरली प्रिपेयर कर देते हैं और उसके बाद क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट करके और इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। सिंप्लीफाइज द डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, आपका डिप्लॉयमेंट प्रोसेस जो है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, प्रोवाइडेड कि आपने उसे इंप्लीमेंट बिल्कुल सही सही किया है। अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, आपको ट्रबल शूट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सपोर्ट्स डिप्लॉयमेंट टू कंप्यूटर्स विद नो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यानी उन सिस्टम्स में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। चले, मेरा आपसे सवाल है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो कनेक्ट किस तरह होंगे? जी क्या कहते हैं? वो सर लैन से WDS जो सर्वर से बूट कनेक्ट किस तरह इनेबल्ड होंगे? लैन कार्ड, सर लैन कार्ड से? नेटवर्क कार्ड होंगे। हाँ जी। तो क्या नेटवर्क कार्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा? नहीं सर, वो बस बूटेबल होते हैं, PXE इनेबल्ड होते हैं। जी शाबाश। आपके NIC होते हैं जो PXE इनेबल्ड होते हैं, और PXE क्या होता है? प्री बूट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, जो कहने सबसेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, यानी इतना प्रोग्राम आपकी रैम में एग्जीक्यूट कर देता है कि नेटवर्क अडॉप्टर का ड्राइवर लोड हो जाता है और आप सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड एंड टू एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट। ये एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि डिप्लॉयमेंट में जो जो कुछ चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस, अपडेट्स, वो सारा पूरा कंप्लीट पैकेज आप डिप्लॉय कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अब विम फाइल आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया है 2008 में, और वही 2012 में भी यूज होता है। तो विम फाइल जो है उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी विम फाइल में मैं एप्लीकेशन को मर्ज कर सकता हूँ। दूसरे ये भी याद रखिएगा कि इसमें VHDs को भी लोड किया जा सकता है। जो आपकी जो VHDs होती हैं, यानी वर्चुअल जो फाइल्स होती हैं, अगर आपके पास हाइपर व्यू यूज हो रहा है और उसमें एक VHD बनाई गई है, तो उस VHD को भी इसमें आप लोड कर सकते हैं इसके थ्रू। अच्छा जी, उसके बाद कहता है यूजिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी सच एज विंडोज PE। विंडोज PE है विंडोज प्री इंस्टॉलेशन एनवायरनमेंट, जो कंप्यूटर को इतना जिंदा कर देता है कि वो बूट हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। डॉट विम एंड डॉट VHD फाइल्स, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। विम फाइल जो विंडोज का सोर्स होता है उसके अंदर विम फाइल मौजूद होती है, और विम फाइल में वो तमाम फाइल्स ऐड की गई होती हैं जो इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वायर है, ठीक है। और इमेज बेस्ड डिप्लॉयमेंट, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि इमेज बना लें, उसे डायरेक्टली डिप्लॉय करें। आप इवन ये भी कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है उसमें कस्टमाइज्ड इमेज रखें, यानी आप एक सिस्टम पे इंस्टॉलेशन मैनुअली करें, ठीक है, उसके बाद इंस्टॉलेशन मैनुअली करने के बाद उस पर एप्लीकेशंस डिप्लॉय करें, उसकी सेटिंग्स को ट्यून कर दें, वो कंप्यूटर एक्ट करेगा एज अ रेफरेंस। उसके बाद उसमें से इमेज एक्सट्रैक्ट कर लें। इमेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट WADK, ठीक है, विंडोज ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट किट। तो विंडोज ADK के थ्रू आप इमेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। विंडोज ADK में एक हमारे पास कंपोनेंट होता है इमेज एक्स। इमेज एक्स आपको एबिलिटी देता है कि आप अपनी विम फाइल बना लें। जो माइक्रोसॉफ्ट आपको बनी बनाई विम फाइल दे रहा है उसे आप यूज ना करें, क्योंकि जाहिर है उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसमें एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन नहीं है।
आप चाहते हैं क्लाइंट साइड पे सिर्फ ओएस इंस्टॉल ना हो, एप्लीकेशंस भी हो जाएं, तो आप अपनी विम फाइल खुद क्रिएट कर लें, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इमेज एक्सट्रैक्ट किया रेफरेंस कंप्यूटर से और उसको WDS पे रख दिया और फिर वो तमाम सिस्टम्स पे कॉपी हो गया। विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज कंपोनेंट्स देख लें। विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज प्रोवाइड सेवरल फंक्शंस थ्रू दीज कंपोनेंट्स। विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज PXE सर्वर, ठीक है। जब आप WDS इंस्टॉल करते हैं तो एक्चुअली आपने क्या किया है, PXE सर्वर बना दिया है, ठीक है। विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज क्लाइंट्स, ठीक है, क्लाइंट रिलेटेड तमाम चीजें इसके अंदर एडिड होती हैं और आप ऐड कर भी सकते हैं। लाइक आप इसमें boot.vim फाइल भी रख सकते हैं जिससे क्लाइंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपके पास क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कंट्रोल्स इसमें अवेलेबल किए गए हैं। उसके बाद एडिशनल सर्वर कंपोनेंट्स, TFTP सर्वर होता है। TFTP सर्वर जो है उसी के थ्रू फाइल पुश होती है। शेयर्ड फोल्डर आप बनाते हैं, उस शेयर्ड फोल्डर में आप तमाम इंफॉर्मेशन रख देते हैं जो आपको चाहिए। इमेज रिपोजिटरी, एक डायरेक्टरी आप डेडिकेट कर देते हैं जिसमें तमाम इमेजेस आपने लोड किए हैं। देन मल्टीकास्टिंग की भी सपोर्ट है। मल्टीकास्टिंग इंजन इसमें अवेलेबल होता है। अगर आप बल्क इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उसमें आप इसमें डिफरेंट आपके पास मेथड्स हैं ना जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है। लाइट टच है, हाई टच है, जीरो टच है। तो अगर आप जीरो टच डिप्लॉयमेंट करना चाहें तो वो भी हो सकती है, लेकिन उसमें आपको आंसर फाइल भी बनानी पड़ेगी, कस्टमाइज इमेज भी बनाना पड़ेगा और WDS को भी फुली प्रिपेयर करना पड़ेगा। और उसके बाद फायदा ये होगा क्लाइंट साइड पे जस्ट आप कनेक्ट करेंगे और इंस्टॉलेशन हो जाएगी विद जीरो टच। ओके जी, वाई यूज विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज? कंसिडर द फॉलोइंग सिनेरियोज। फर्स्ट केस क्या है? इन अ स्मॉल नेटवर्क कंसिस्टिंग एंड अराउंड 25 विंडोज XP कंप्यूटर्स, you want to expedite the upgrade process of the client computers to Windows 8, ठीक है। आपके पास 25 Windows XP मशीन थी और आप चाहते हैं कि Windows 8 की इंस्टॉलेशन उस पर हो जाए स्पीडी फैशन में, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस है मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू डिप्लॉय मल्टीपल सर्वर्स इन ब्रांच ऑफिसेज दैट आर ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड, ठीक है। डिफरेंट लोकेशंस में वो सर्वर्स पड़े हुए हैं। It would be time consuming and expensive to send experienced IT staff to each location to deploy servers, ठीक है। अगर आप लाइक मैनुअल इंस्टॉलेशन पे चाहते हैं तो आपको हर रिमोट लोकेशन पे एक बंदा डिप्यूट करना पड़ेगा जो मैनुअली इंस्टॉलेशन को एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस है और आपका सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन प्लेस है, क्योंकि जब आप विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज यूज करते हैं तो ऑल दो विंडोज 2012 की जो विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज है वो स्टैंड अलोन मोड पे भी चल सकती है। स्टैंड अलोन मोड का मतलब ये है कि विदाउट एक्टिव डायरेक्टरी भी चल सकती है, लेकिन दिस इज नॉट रेकमेंडेड। और बड़े स्केल पे जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो वो स्टैंड अलोन मोड पे नहीं होगी, वो डोमेन मोड पे ही होगी। और इसका मतलब ये है कि आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी भी होनी चाहिए, आपके पास DNS भी होना चाहिए, आपके पास DHCP भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज के प्री रिक्विजिट क्या हैं, तो आंसर वुड बी DNS, DHCP एंड एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि 2012 में एक WDS का जो नया फीचर है दैट इज स्टैंड अलोन मोड। और स्टैंड अलोन मोड का मतलब है कि इवन विदाउट एक्टिव डायरेक्टरी यू कैन नाउ यूज विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। ओके जी, हाउ शुड यू कॉन्फ़िगर विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज? अभी कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। ओके जी, इंप्लीमेंटिंग डिप्लॉयमेंट विद विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। सबसे पहले देखते हैं अंडरस्टैंडिंग विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज कंपोनेंट्स, देन हाउ टू इंस्टॉल WDS एंड देन मैनेजिंग डिप्लॉयमेंट्स विद विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। सबसे पहले देख लें विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज प्री रिक्विजिट इंक्लूड ADDS, DHCP, DNS, ठीक है। और NTFS पार्टीशन WDS सर्वर पे चाहिए होता है। ये जो तीन चीजें लिखी हुई हैं, एक्टिव डायरेक्टरी, DHCP और DNS, ये WDS सर्वर पे नहीं चाहिए, एनवायरनमेंट में मौजूद हो। यानी मेरा जो कंप्यूटर WDS सर्विसेज को रन कर रहा है, ये जरूरी नहीं है कि उसी मशीन को मैं डोमेन कंट्रोलर बनाऊं, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करके और उस पर मैं DHCP और DNS भी इंस्टॉल करूं। जरूरी ये है कि अगर आप करना चाहें लोकली कर लें, यानी ऐसा नहीं है कि लोकली करना जो है डिसअलाउड है, आप लोकली भी कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर बस ये है कि डोमेन बेस्ड एनवायरनमेंट हो, ठीक है। अगेन मैं आई वुड से कि 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्टैंड अलोन मोड भी अवेलेबल की है जिसमें ADS रिक्वायर नहीं होती।
NTFS वॉल्यूम लोकली अवेलेबल होना चाहिए। जिस जिस कंप्यूटर को आपने चूज किया है फॉर WDS सर्वर, उस पे NTFS वॉल्यूम होना चाहिए, क्योंकि जब आप WDS को कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो एक डायरेक्टरी क्रिएट करता है रिमोट इंस्टॉल के नाम से, और वो डायरेक्टरी जो है दैट मस्ट रिजाइड ऑन NTFS वॉल्यूम, क्योंकि जो कंपनी के इमेजेस होंगे स्पेशली कस्टमाइज्ड विम फाइल्स, वो सेंसिटिव हैं, क्योंकि उसमें कंपनी की जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं वो भी लोड हुई हुई होंगी। तो इट्स बेटर टू हैव दैट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑन NTFS वॉल्यूम, ताकि आप उस पर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकें, परमिशंस लगा सकें। यूज विंडोज ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट टूल किट टू क्रिएट आंसर फाइल्स फॉर डिप्लॉयमेंट्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया विंडोज ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट टूल किट है, बल्कि ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमारे पास टूल्स बहुत सारे हैं। मैं लास्ट जो क्लास मैं करवा रहा था एग्जाम 413, उसमें यही हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये दो टूल्स उसमें डिस्कस हुए थे, एक माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी टूल किट, ये आप डाउनलोड करते हैं सेपरेटली, प्रोग्राम है, और इसी तरह एक हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट टूल किट है, ये भी आप अलग से डाउनलोड करते हैं। तो जिस टूल की वो बात कर रहा है, जो विंडोज डिप्लॉयमेंट टूल किट है, अगर आप ये डाउनलोड कर लें तो इसमें सारे प्रोग्राम्स ग्रुप हुए हैं। इसमें एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी टूल किट भी होती है, इसमें इमेज एक्स भी है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। वो तमाम प्रोग्राम्स जो रिमोट इंस्टॉलेशन, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन, जीरो टच इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आपको अगर यानी आप अगर अपनी इंस्टॉलेशन को स्पेशली अगर फुली ऑटोमेट करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, टाइम जरूर सेव होगा, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि बस बटन दबाया और इंस्टॉलेशन हो गई। आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, प्री स्टेजिंग करनी पड़ेगी। उसमें हो सकता है आपको 5 से 10 घंटे लग जाएं, लेकिन उसके बाद फायदा ये होगा कि वो जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स पे आपने इंस्टॉलेशन करनी थी वो फुली ऑटोमेट हो जाएगी और आपका टाइम भी सेव होगा। तो अब ये आपको बता रहा है कि WADK को यूज करके आप आंसर फाइल बना सकते हैं। आंसर फाइल का मतलब होता है वो फाइल जिसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जो सेटअप ने आपसे पूछनी थी। यानी सेटअप अब आपसे नहीं पूछता, बल्कि इस आंसर फाइल में से ही इंफॉर्मेशन उठा लेता है। उसके बाद इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज देख लें। इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज बाय इंस्टॉलिंग दी विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज सर्वर रोल। ये भी हम इंस्टॉल करके देखते हैं। जब आप सर्वर रोल इंस्टॉल करते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट्स वो आपको देता है। एक डिप्लॉयमेंट सर्वर होता है और एक ट्रांसपोर्ट सर्वर होता है। ट्रांसपोर्ट सर्वर जो है उसमें ट्रांसपोर्टेशन है लाइक TFTP, और डिप्लॉयमेंट सर्वर जो है वो मैनेजमेंट वाला एंड है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स ही आप इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद परफॉर्म पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज बाय, यानी जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको कुछ काम करना पड़ता है, और वो काम क्या है, आप बताते हैं कि इमेज की लोकेशन क्या है, आप DHCP की ऑप्शंस जो है वो ट्यून करते हैं, और आप PXE सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये भी हम करके देखते हैं। लें जी, मैनेजिंग विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज विद मैनेजिंग डिप्लॉयमेंट्स विद विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, क्या क्या चीजें हैं इसमें। टू सर्विस क्लाइंट कंप्यूटर्स विद विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज यू मस्ट कॉन्फ़िगर बूट सेटिंग्स। ठीक है, क्लाइंट बूट कैसे होगा, इसका तरीका ये होता है कि आप WDS सर्वर पे boot.vim फाइल ऐड करवा देते हैं। ठीक है, इंस्टॉल सेटिंग्स में आप एक तो इमेज बताएंगे, install.vim फाइल का बताएंगे, फिर अगर आप एडिशनली कोई पैरामीटर मॉडिफाई करना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। लाइक मैं WDS को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ कि जब क्लाइंट इंस्टॉलेशन के लिए आए तो यानी मैं अप्रूवल रिक्वायर कर सकता हूँ कि जब तक मैं सर्वर साइड से अप्रूव ना करूँ इंस्टॉलेशन ना हो। उस केस में ये होगा कि जब क्लाइंट कनेक्ट होने लगेगा तो क्लाइंट साइड पे मैसेज आ जाएगा वेटिंग, और जब तक आप सर्वर पे अप्रूव नहीं करेंगे इंस्टॉलेशन आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप अननोन क्लाइंट पे इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ़िगर ट्रांसमिशन सेटिंग्स। ठीक है, आपने ये बताना है कि ट्रांसमिशन आप किस तरह करेंगे। आप मल्टीकास्ट के थ्रू इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं या स्टैंडर्ड जो यूनिकास्टिंग है वही यूज करना चाहते हैं। देन आप ड्राइवर्स भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर यूज हो रहे हैं तो आप उनकी ड्राइवर फाइल्स भी WDS सर्वर पे लोड कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद है एडमिनिस्ट्रिंग विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज।
कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क देख लें। ये जनाब कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क लिखी हुई है। देयर आर सेवरल कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड टूल्स फॉर विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। क्या क्या टास्क हैं? कॉन्फ़िगर डीएचसीपी, आप डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये मैंने आपको बताया, अभी हमने डिस्कस किया था कि विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज के लिए डीएचसीपी रिक्वायर्ड है, तो आपको डीएचसीपी इंस्टॉल करना पड़ता है। अब डीएचसीपी तो आपने इंस्टॉल कर दिया, लेकिन कुछ बातें आप डीएचसीपी से रिलेटेड डब्ल्यूडीएस सर्वर पे भी देंगे, ठीक है, लेकिन जो कॉन्फ़िगर करना है डीएचसीपी वो आपने डीएचसीपी में ही जाके करना है। देन क्रिएट एंड सर्विस इमेजेस आप ऐड करवाएंगे, क्योंकि जाहिर है डब्ल्यूडीएस के पास बाय डिफॉल्ट तो कोई इमेज नहीं है। डब्ल्यूडीएस के थ्रू कौन सा इमेज डिप्लॉय करना है ये तो आपको खुद बताना है। मैनेज द बूट मेन्यू, ठीक है, बूट ऑप्शंस क्या होंगी, ठीक है, बूट फाइल भी आप सर्वर पे खुद देते हैं। प्री स्टेज क्लाइंट कंप्यूटर्स, यस ये नई बात है। प्री स्टेजिंग ये होती है कि आप कहते हैं कि मैं डब्ल्यूडीएस इंस्टॉल करने के बाद मैं ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहता हूं कि ये ना हो कि कोई भी अपना लैपटॉप लाए, उसको प्लग इन करे और उस पर इंस्टॉलेशन शुरू हो जाए, बल्कि मैं खुद से डब्ल्यूडीएस को बताना चाहता हूं कि कौन कौन से क्लाइंट हैं जिन पे इंस्टॉलेशन डब्ल्यूडीएस के थ्रू होगी। उसका तरीका ये होता है कि आप प्री स्टेजिंग करते हैं। प्री स्टेजिंग का मतलब है उन तमाम कंप्यूटर्स जिन पर इंस्टॉलेशन आपने करनी है, उनकी GUIDs, उनके ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर आप डब्ल्यूडीएस सर्वर में दे देते हैं, खुद से दे देते हैं, ठीक है। ये एक्टिव डायरेक्टरी में ऑप्शन आ जाती है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये भी हम इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड चीज़ें। और ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट, आप डिप्लॉयमेंट को फुली ऑटोमेट कर सकते हैं आंसर फाइल मर्ज करके। और कॉन्फ़िगर ट्रांसमिशन मैंने आपको बता दिया, मल्टीकास्टिंग है। अब ये नीचे कुछ टूल्स लिखे हुए हैं जो इन तमाम कामों के लिए रिक्वायर हैं। विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज कंसोल है, wdsutil.exe है, कमांड लाइन जिसके थ्रू WDS की एडमिनिस्ट्रेशन आप करते हैं। DISM है, ये इमेज की कस्टमाइजेशन के लिए है। सिसप्रेप सिस्टम को प्रिपेयर करती है फॉर इंस्टॉलेशन। उसके बाद इमेज XI मैंने आपको बताया, ये विम मेकर है। और विंडोज सिम है जिससे आप आंसर फाइल बनाते हैं। और भी बहुत सारे टूल्स हैं, सिर्फ ये टूल्स नहीं है जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है फॉर हाई स्केल डिप्लॉयमेंट्स। जी, ये अब हम डेमो करके देखते हैं और ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये करें कि सर्वर पे आ जाएं और विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज इंस्टॉल कर दें। इसके लिए जनाब हम क्या करते हैं, हम आते हैं रोल्स में, ठीक है, और रोल्स में आके आप करें ऐड रिमूव रोल्स। ये जनाब विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज हैं, सेलेक्ट कर दें। ये आप देखें, ये दो कंपोनेंट्स हैं जो इंस्टॉलेशन के वक्त आपको रिक्वायर होते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्वर और डिप्लॉयमेंट सर्वर। दोनों कंपोनेंट इंस्टॉल कर लें। ये जनाब कुछ टाइम लेगा और उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो जाएगी, इसको होने दें। आखिरी स्लाइड में वो क्या कहता है, आखिरी स्लाइड में जनाब वो कहता है टू ऑटोमेट द विंडोज सेटअप प्रोसेस क्रिएट द अनअटेंडेड डॉट XML फाइल। ये अनअटेंडेड आंसर फाइल आप बनाते हैं। कॉपी द फाइल टू द विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज सर्वर, इसको सर्वर पे रख दें। व्यू द प्रॉपर्टीज ऑफ द अप्रोप्रिएट इंस्टॉल इमेज, जो इंस्टॉल इमेज है उसकी प्रॉपर्टीज देखें। ये मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर्टीज, और उसी में आप आंसर फाइल का पाथ भी दे सकते हैं। इनेबल अनअटेंडेड मोड एंड सेलेक्ट द आंसर फाइल, वो कहता है उसकी प्रॉपर्टीज में जाके आप अनअटेंडेड मोड सेलेक्ट करें और आंसर फाइल दे दें। ओके जी, इन दिस डेमोन्स्ट्रेशन यू विल सी हाउ टू कॉन्फ़िगर मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन किस तरह कॉन्फ़िगर होती है। ये यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। हम आ जाते हैं इधर, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो इससे रिलेटेड चीज़ें देखते हैं।
आपका जो नेक्स्ट यूनिट है वो डीएनएस का है। बी प्रिपेयर्ड, डीएनएस पे जो एडवांस लेवल की चीजें हैं वो अब डिस्कस होंगी। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इंस्टॉलेशन हो जाती है तो उसके बाद WDS की इंस्टॉलेशन तो हो जाती है, लेकिन जब तक आप उसे ट्यून नहीं करेंगे वो काम नहीं करेगा। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, और इसको कॉन्फ़िगर जब आप करते हैं तो ये चेक करता है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको क्लोज करते हैं। DNS तो इस पे मौजूद है, लेकिन इस पे DHCP मौजूद नहीं, तो हम DHCP भी ऐड कर देते हैं ताकि प्री रेक्विजिट की जो बात है वो पूरी हो जाए। नहीं, अब इस पे DNS भी है, इस पे DHCP भी है, और एक्टिव डायरेक्टरी इस पे पहले से मौजूद है क्योंकि ये डोमेन कंट्रोलर है। तो वो तमाम चीज़ें जो मुझे रिक्वायर्ड थी वो इसमें ऐड हो गई। एक और काम करें भाई साहब एक मीनवाइल क्वेश्चन जब। है। जी जी पूछें। भाई साहब ये WDS के हवाले से ही, ये एक सिस्टम सेंटर में भी एक मैनेजर होता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। जी वो जी भी यही बिल्कुल, काम करता है, मतलब वो 100% यही काम करता है। याद रखिएगा, आपकी जो फुल जीरो टच इंस्टॉलेशन है ना, उसमें तो कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ज़रूर आएगा। सिस्टम सेंटर जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर बड़े स्केल की इंस्टॉलेशन के लिए वो बनाया इसलिए गया है। अगर आपने बड़े स्केल पे इंस्टॉलेशन करनी है तो उसमें जो एडवांस ऑप्शंस आपको मिलती हैं वो तो WDS में भी नहीं होंगी। ठीक है जी। मैं यहाँ पे सोर्स देख लूँ, अगर सोर्स में से मुझे 2 फाइलें मिल जाएं तो मेरे लिए बात आपको बताना आसान हो जाएगा। ये देखिए विंडोज़ का सोर्स है, इसमें आपको boot.vim भी मिलेगी और install.vim भी मिलेगी। ये देखें, ये boot.vim है और इसी तरह install.vim भी होगी। 192 MB है, इसको कॉपी करके ले जाते हैं। जी ये DHCP भी ऐड हो गया, इसको क्लोज कर दें। और आई थिंक टूल्स नहीं हुए, चलें देखते हैं। लें जी, ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं यहाँ जाता हूँ और ये फीचर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, DHCP की कॉन्फ़िगरेशन हम अभी नहीं करते, हम रन करते हैं विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज को। जी, ये आपके पास विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज हैं। अब आप देखें, इस पे वार्निंग साइन आ रहा है क्योंकि ये इंस्टॉल तो हो गया बट इट्स नॉट येट फाइनलाइज्ड। ये देखें, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज नॉट कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है, राइट क्लिक करें और कॉन्फ़िगर सर्वर पे क्लिक करें। वो आपको कहेगा कुछ बातें कि पहले मेक श्योर कर लो कि क्या ये चीज़ें अवेलेबल हैं। देखें क्या कहता है, बिफोर यू बिगिन इंश्योर दैट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर मेट। क्या क्या रिक्वायरमेंट? द सर्वर इज अ मेंबर ऑफ एन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज domain or a domain controller for a DDS domain. If the server supports standalone mode, it can be configured without having a dependency on Active Directory. ठीक है, ये नया फीचर है 2012 का। तो बहरहाल हम स्टैंड मोड पे नहीं कर रहे, हमारे पास ADS है। उसके बाद देयर इज एन एक्टिव DHCP सर्वर ऑन द नेटवर्क। बिल्कुल जी, हमारे पास DHCP इंस्टॉल है, लेकिन हम उसे फुली प्रिपेयर कर लेंगे। और वो कहता है दिस इज बिकॉज विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज यूज प्री बूट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट विच रिलाइज ऑन DHCP फॉर IP एड्रेसिंग। वो कहता है PXE इन्वायरमेंट को यूज ये कर रहा है, और PXE इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है वो NIC से बूट करेंगे। तो कंप्यूटर जब NIC से बूट करते हैं तो उन्हें IP एड्रेस चाहिए होता है, वो IP भी यही प्रोवाइड करेगा। इसलिए वो आपको कह रहा है कि DHCP मस्ट बी देयर। उसके बाद देयर इज एन एक्टिव DNS सर्वर ऑन योर नेटवर्क। ठीक है, आपके पास DNS सर्वर हो,
क्योंकि ये कंप्यूटर जो ऐड हो रहे हैं, स्पेशली जब आप प्री स्टेजिंग करते हैं तब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी में जाके कंप्यूटर्स ऐड करवाते हैं। तो और वैसे भी डोमेन रिक्वायर्ड है, तो डोमेन के ऑपरेशंस जो हैं वो डीएनएस के बगैर तो हो ही नहीं सकते। तो जब आप विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज कर रहे हैं तो सर्वर को लोकेट करना और सर्टेन रिसोर्सेज, तो हमें एक नेम रेजोल्यूशन सिस्टम चाहिए, दिस इज अ मस्ट। एंड देन वो कहता है दिस सर्वर हैज एन एनटीएफएस फाइल सिस्टम पार्टीशन, ठीक है, ऑन विच टू स्टोर इमेजेस। तो ये सारी कंडीशन हमारा सिस्टम पूरी कर रहा है, हम नेक्स्ट कर देते हैं जी। स्टैंड अलोन सर्वर में नहीं कर रहा, मैं इंटीग्रेटेड विद एक्टिव डायरेक्टरी ही कर रहा हूँ। ये देखें, ये रिमोट इंस्टॉल का फोल्डर है, और क्योंकि ये मैंने सी ड्राइव ही सेलेक्ट की हुई है इसलिए मुझे ये वार्निंग देगा। मैंने तो सी ड्राइव इसलिए सेलेक्ट की है क्योंकि मेरे पास एनफ स्पेस है ही सी पे। ये देखें ना, एफ ड्राइव जो है वो छोटी है, ई बहुत छोटी है, तो मेरे पास फिर सी ही रह जाती है जिसमें 20.9 GB फ्री स्पेस है। तो मैं सी ही सेलेक्ट करता हूँ, इस पर ये एक वार्निंग देगा, ठीक है, यस कर दें, नो प्रॉब्लम। हाँ, अगर आप ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये काम कर रहे होते, लाइक विंडोज 2003 में अगर आप ये काम करें, तो उसमें ये रिक्वायर है कि आपकी जो रिमोट इंस्टॉल की डायरेक्टरी हो वो सी ड्राइव पे ना बने, विंडोज ड्राइव पे ना बने। और अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि विंडोज 2003 में तो विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज नहीं थी, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज नए नाम से, एक और नाम से थी जिसको हम रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज कहते हैं, काम वही था और विजर्ड भी यही इसी तरह का चलता था। ओके जी, ये डीएससीपी की ऑप्शंस दे रहा है कि डू नॉट लिसन ऑन डीएससीपी एंड डीएससीपी वर्जन 6 पोर्ट्स, ठीक है, ये आप बिल्कुल सेलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा कि जो आपका WDS सर्वर है इसमें भी एबिलिटी है क्लाइंट को आईपीज देने की, ठीक है, तो आप इसको डिसेबल करेंगे, क्योंकि जब आपके पास ऑलरेडी डीएससीपी सर्वर है तो आपको WDS का जो एक कह लें कि डीएससीपी का एक सब कंपोनेंट है, छोटा सा डीएससीपी है, वो अगर आपके पास WDS में मौजूद है तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास फुल फ्लैज डीएससीपी अवेलेबल है। तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि डू नॉट लिसन ऑन डीएससीपी एंड डीएससीपी वर्जन 6 पोर्ट्स। हम WDS का डीएससीपी डिसेबल कर रहे हैं। उसके बाद कॉन्फ़िगर डीएससीपी ऑप्शंस फॉर प्रॉक्सी डीएससीपी, ये आप क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे, ये चेक बॉक्स भी आपने सेलेक्ट करना है, ये क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करेगा कि डीएससीपी से कांटेक्ट करो, तो इसको आप ट्यून रहने दें, ये दोनों ऑप्शंस आप सेलेक्ट रहने दें। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट कंप्यूटर्स, लेट से आप WDS इंस्टॉल तो कर रहे हैं लेकिन राइट नाउ यू आर नॉट रेडी टू यूज WDS, और आई वुड से आप प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में हम इसे यूज करेंगे, तो करंटली आप इसे डिसेबल कर देते हैं, आप कहते हैं डू नॉट रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट कंप्यूटर्स, ताकि फिलहाल ये साइलेंट मोड में हो। लेटर ऑन जब आपने इंस्टॉलेशन करनी होगी तो फिर आप कर देंगे रिस्पॉन्ड टू ऑल क्लाइंट कंप्यूटर्स नॉन एंड अननॉन, ठीक है, जो भी आए उस पर रिस्पॉन्ड कर दो। मिडिल वाली ऑप्शन कहता है रिस्पॉन्ड ओनली टू नॉन क्लाइंट कंप्यूटर्स। अब इससे जहन में आता है कि नॉन क्लाइंट कंप्यूटर्स, तो अभी तो वो कंप्यूटर्स जो हैं उन पे इंस्टॉलेशन है ही नहीं, तो ना तो उनके आईपीज हैं ना उनके नेम्स हैं, तो पहचानेगा किस तरह। तो नॉन का क्राइटेरिया आप डिफाइन करेंगे कहाँ जाके, आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाएं, यहाँ पे मैं चाहे आप किसी OU में चले जाएं या यहाँ चले जाएं, राइट क्लिक करें, न्यू कंप्यूटर करें, कंप्यूटर का नाम दे दें जो भी आप रखना चाहते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट करके आप यहाँ पे उसकी GUID देंगे जो 64 बिट्स का एक करेक्टर स्ट्रिंग होगा, 32 बिट्स का, सॉरी 32 करेक्टर्स का। ये देखें, जैसे ही 32 पूरे होते हैं वो नेक्स्ट विजिबल कर देता है। ये आपको बायोस में से भी मिल सकता है और कंप्यूटर के ऊपर स्टिकर लगा होगा उस पर भी हो सकता है। ऊपर पढ़ लें क्या कह रहा है, इफ यू आर क्रिएटिंग ए कंप्यूटर अकाउंट फॉर मैनेज्ड कंप्यूटर, select the checkbox below and then type the computer's GUID. The GUID may be found in system's BIOS or posted on computer case, ठीक है, या तो केस के ऊपर होगी। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें मुझसे पूछ रहा है एनी अवेलेबल रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर या द फॉलोइंग रिमोट इंस्टॉलेशन सर्वर, और यहाँ पे रिमोट इंस्टॉलेशन का सर्वर का मतलब वही विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्वर ही है। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, मैं इसको ट्यून नहीं कर रहा। अब ये मैंने कंप्यूटर ऐड कर दिया। तो इस तरह आपके पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं
जिन पे आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं थ्रू WDS, वो आप ऐड कर देंगे और फिर ये फुली रेडी हो जाएगा। उसके बाद जनाब आप इसे कर दें मिनिमाइज। अब आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं रिस्पॉन्ड ओनली टू नॉन क्लाइंट कंप्यूटर्स। इसी को हम प्री स्टेजिंग कहते हैं। जो आपने स्लाइड में एक चीज पढ़ी थी प्री स्टेजिंग, प्री स्टेजिंग का मतलब होता है स्टेज आपने बना दिया है, आपने जो कंप्यूटर्स थे जिन पे आप WDS के थ्रू इंस्टॉलेशन करना चाहते थे उन सबकी GUIDs आपने एक्टिव डायरेक्टरी में दे दी है। तो अगर आपने ये कर दिया तो फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं रिस्पॉन्ड ओनली टू नॉन क्लाइंट कंप्यूटर्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे ऑप्शन है रिस्पॉन्ड टू ऑल क्लाइंट कंप्यूटर्स नॉन एंड अननॉन। ठीक है जी, नॉन अननॉन दोनों पे आप इंस्टॉलेशन करें। तो इस केस में अगर आप यानी ये ऑप्शन चूज करते हैं तो नीचे एक चेक बॉक्स है और वो चेक बॉक्स क्या कहता है, वो कहता है रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल अगर फॉर अननॉन क्लाइंट कंप्यूटर्स। अगर आप ये चेक बॉक्स सेलेक्ट कर देंगे तो इसका फायदा क्या होगा, देखें आप ये तो अलाउ कर रहे हैं कि उन कंप्यूटर्स पे भी इंस्टॉलेशन कर दो जिनकी GUIDs मैंने ADS में दी है, और उन पे भी इंस्टॉलेशन कर दो जिनकी GUIDs मैंने ADS में नहीं दी। तो जिनकी GUIDs आपने ADS में नहीं दी उनके साथ क्या होगा, उन पे इंस्टॉलेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल रिक्वायर होगा अगर आपने ये चेक बॉक्स सेलेक्ट कर दिया है। अगर आप इसे अनचेक करते हैं तो फिर तो सब पे इंस्टॉलेशन होगी, चाहे GUID ADS में डिक्लेयर की हो या ना की हो। लेकिन अगर आप इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर देते तो फिर क्या होगा, जब उन पे आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो वो स्टेशन पेंडिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे ना अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये ट्यून हो जाता है तो इसमें इसके अंडरनीथ एक फोल्डर होता है जिसमें लिखा होता है पेंडिंग। ठीक है, तो वो कंप्यूटर पेंडिंग में आ जाएगा जब तक आप उसे अप्रूव नहीं करेंगे उस पर इंस्टॉलेशन नहीं होगी। लें जी, मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये अब शुरू हो जाएगा और ये कुछ मिनट्स लेगा जिसमें ये ट्यून हो जाएगा। ये जनाब फिनिश करें और एक्सपेंड करें, इस पे क्रॉस आ रहा है, देख लेते हैं इसे। ये देखें पेंडिंग डिवाइसेस, ये मैं आपको बता रहा था कि ये पेंडिंग डिवाइसेस में वो कंप्यूटर आ जाता है जिस पे आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो अलाउ कर रही है लेकिन अलाउ के साथ साथ वो अप्रूवल रिक्वायर कर रही है तो वो कंप्यूटर इधर आ जाएगा। उसके बाद आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके उसे अप्रूव कर देंगे। जब आप उसे अप्रूव करेंगे तो उसमें इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ये आपके पास मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन है। ठीक है, ये एक्चुअली ये सर्विसेज स्टार्ट नहीं हो सकेंगे। अटेम्प्ट करें जरा सर्विसेज स्टार्ट करने की, देखें क्या कहते हैं। लें जी, स्टार्ट हो गई, ओके कर दें। अब आप आए ट्रांसमिशन पे और ये क्रिएट मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन नेम दे दें। अच्छा, ओके, वो सही कह रहा है। एक्चुअली अभी तक हमने इमेज नहीं ऐड की, एक्चुअली मैंने इमेज इसमें कॉपी नहीं की और इस पे VMware टूल्स कॉन्फ़िगर नहीं हुए थे, तो इस वजह से ये अलहदा से आपको करवाना पड़ेगा। इसमें ये बात याद रखें, सबसे पहला काम जो विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज कॉन्फ़िगर करने के बाद होता है वो ये कि आप यहाँ आके बूट इमेज देते हैं और इंस्टॉल इमेज देते हैं। ठीक है, यहाँ मैं अगर राइट क्लिक करूँ ऐड बूट इमेज करूँ तो ये मुझसे कौन सी फाइल मांगेगा, ये मुझसे विम फाइल मांगेगा। ये देखें कौन सी फाइल मांग रहा है, विम फाइल। इसी तरह अगर मैं install.vim में आऊं और यहाँ राइट क्लिक करके न्यू इमेज ऐड करवाऊं तो यहाँ भी क्या होगा, नेक्स्ट करें, ब्राउज करें, ये देखें या VHD मांग रहा है या विम मांग रहा है। ठीक है, ये दोनों वर्चुअल फाइल्स हैं और ये विम फाइल है। तो अभी क्योंकि मेरे पास इस कंप्यूटर पे, और अगर मैं कॉपिंग अभी करता भी हूँ तो वो काफ़ी बड़ी फाइल है, वो इतनी जल्दी कॉपी होगी नहीं। ठीक है, तो ये मैं आपको दोबारा करवा दूंगा, या मैं इमेज ऐड करने का कोई स्पेशल तरीका नहीं है, आप जस्ट यहाँ पे कॉपी कर दें और सेलेक्ट करें तो इमेज ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वंस आप इमेज ऐड कर दें देन आप डिक्लेयर कर सकते हैं मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन। इस वक्त क्योंकि इमेज हमने ऐड नहीं की इसलिए हम मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन जिसमें डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम ये कर लेंगे कि नेक्स्ट सर ये लेक्चर में। इमेज जी, कैसे, क्या कह रहे हैं। सर इमेज बनाएंगे कैसे अगर हमने एक कंप्यूटर XP का उसके अंदर हमने मल्टीपल चीजें इंस्टॉल की हुई हैं। हम्म।
विंडोज 8 का, तो उसको इस फाइल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नहीं, उसके लिए तो फिर आपको VHD बनानी पड़ेगी। एक्चुअली विम फाइल तो इंट्रोड्यूस हुई है विंडोज विस्टा में, ठीक है। तो विस्टा और 7 के लिए तो विम फाइल बनी बनाई होती है। एक्सपी के लिए आप ट्राई करके देख सकते हैं कि एक्सपी को इंस्टॉल करें एक कंप्यूटर पे, और उसके बाद इमेज एक्स एक कमांड लाइन टूल है जो विम क्रिएट कर देता है। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो विंडोज एक्सपी के लिए विम क्रिएट करेगा या नहीं, ठीक है, क्योंकि एक्सपी में इस फॉर्मेट की सपोर्ट नहीं थी। लेकिन 7 है, विस्टा है, विंडोज 8 है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी वैसे भी विम फाइल होती है, मैंने आपको अभी सोर्स में दिखाई थी, और अगर उनकी विम फाइल आप बनाना चाहें तो वो भी बन सकती है। लेकिन एक्सपी के बारे में आई एम नॉट श्योर, मैं चेक कर लूंगा कि एक्सपी की अगर विम फाइल बनानी है तो उसके लिए कोई थर्ड पार्टी टूल या माइक्रोसॉफ्ट ही कोई टूल वगैरह देता है या नहीं, क्योंकि जो एक्सपी का सोर्स होगा उसमें तो आपको विम फाइल नहीं बनेगी, ये तो श्योर हूं मैं, क्योंकि एक्सपी में डिफरेंट सेट ऑफ फाइल्स होती हैं। विम फाइल का जो फॉर्मेट है, जो विम फाइल का फ्रेमवर्क है, वो इंट्रोड्यूस ही हुआ था विंडोज विस्टा में। तो विस्टा, विंडोज 7 और उससे ऑनवर्ड्स विंडोज 8, विंडोज 2012 और इसके क्लाइंट्स, उनमें आपके पास जरूर विम फाइल की सपोर्ट है। लेकिन एक्सपी में बिल्ट इन तो विम फाइल नहीं होती। बनाने में अब देखना पड़ेगा कि क्या इसके लिए हमारे पास कोई टूल अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। बेसिकली जब आप WDS की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उसमें जो वेरी बेसिक चीज है वो है विम फाइल। जब तक आपके पास विम फाइल नहीं है तो इट्स लाइक कि आपके पास वो कंटेंट है ही नहीं जो आप डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो जब तक विम फाइल नहीं होगी आपका जो काम है वो आगे नहीं बढ़ेगा। मैं इसमें विम फाइल्स पहले से लोड कर लूंगा ताकि हमारा टाइम बच जाए। यहाँ से आप इमेज ऐड करते हैं और यहाँ से बूट इमेज ऐड करते हैं, ठीक है। देन मैं आपको ये मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन की जो सेटिंग्स हैं वो दिखा सकूंगा जो उसने रिक्वायर की है। आई थिंक ये यूनिट जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। जो कि पहले ही खत्म हो गया था। जी, ये यूनिट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और जो आपका नेक्स्ट यूनिट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आई होप कि वो आप एक लेक्चर में कर सकें। ये मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ इसकी फाइल्स। उस्मान बता रहे थे कि इसकी फाइल्स आप लोगों को नहीं मिली। ये आपका DNS सिस्टम है, इस पे हमने नेक्स्ट यूनिट करना है, और ये DNS की एडवांस सेटिंग्स है, ठीक है। तो कल ज़रा फ्रेश रहिएगा, बातें काफ़ी सारी होंगी, और क्योंकि ये यूनिट है भी काफ़ी बड़ा, 40 स्लाइड्स हैं, तो पूरे 8 बजे हम शुरू करेंगे तो फिर कहीं जाके हम इसे ख़त्म कर सकेंगे, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है। इसकी मैं वीडियोस थोड़ी देर में अपलोड कर लूँगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो इसकी लेक्चर फाइल्स हैं वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ XPS फॉर्मेट में। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऑलमोस्ट हाफ कोर्स जो है वो भेज दूँ, ताकि उसके बाद फिर एक वीक हमारा पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर मजीद फाइल्स की ज़रूरत होगी जी। टेक केयर, दैट्स ऑल फॉर नाउ, खुदा हाफिज़। आज के लेक्चर की 2 वीडियोस होंगी जो अपलोड होंगी। एक आपने जो यूनिट लास्ट पढ़ा है एग्जाम 410 का, उसकी वीडियो होगी, और एक ये वीडियो होगी। मैं रीनेम करके उसमें यूनिट लिख दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो।